क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और टाइम बहुत कम बचा है और आपको क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी करना है। और हमारे चैनल द्वारा आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश के बारे में क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं। अगला वीडियो मुगल काल का आएगा और इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत का रिवीजन कराएंगे। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सबका हम रिवीजन शुरू कर चुके हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो में गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सबको इसमें मेंशन कर लिया है और इसमें एक भी क्वेश्चन आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का राजवंश। अगर हम दिल्ली सल्तनत के राजवंश को देखें तो कौन सा राजवंश पहले आया, कौन सा बाद में आया, तो आपसे ये क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इन क्रम को भी याद रखना है कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोधी आया। और सबके कार्यकाल को भी आपको याद रखना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग 5 राजवंश को पढ़ते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो सबसे कम समय तक शासन कौन किया है? खिलजियों ने किया है। इसके बाद है 1320 से 1412 तक, तुगलकों ने शासन किया है, तो तुगलक वंश का शासनकाल सबसे बड़ा है। सैयद वंश का शासनकाल 1412 से लेकर 1451 तक है और लोधी काल 1451 से 1526 तक है। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तुगलक वंश का है। सबसे छोटा किसका है? खिलजी वंश का है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इनका क्रम भी आपको याद रखना है। हम पूरा दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश और साथ में दिल्ली प्रशासन की जानकारी हम आपको एक वीडियो में दे रहे हैं। सारे को अच्छे से जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आगे और एक एक बारे में हम पूरे डिटेल में बताएंगे कौन किसका सुल्तान था और किसका क्या काम था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं महमूद गजनबी से। महमूद गजनबी जो है भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो वो था महमूद गजनबी। और आप याद रखिएगा, पूरे एक ही वीडियो में मैंने सारा सल्तनत को बता दे रहा हूँ और अगला वीडियो मुगल काल आएगा, ये भी याद रखिएगा। तो आप एक बार इनको अच्छे से देखे रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप जाके एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। आप समझ लो कि क्विक रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो महमूद गजनबी था, जिसने भारत पर 999 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था इसने, 17 बार। ठीक है, जिसमें सबसे इसका प्रमुख आक्रमण था 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इसने किया था और सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। और यह जो है प्रथम आक्रमण इसका किस पे हुआ था? मुल्तान पे। तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका कौन था? सोमनाथ मंदिर पर। और इसका पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम में कि महमूद गजनबी के आक्रमण का क्या उद्देश्य था, तो महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य था केवल भारत से धन लूटना, ना ही अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। उसका केवल एक ही काम था, लूटपाट करना, धन को लूटना था। इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया था और एक के बाद एक 17 बार उसने आक्रमण भारत पर किए थे। ठीक है, कौन कौन से आक्रमण इसके सबसे महत्वपूर्ण हैं अगर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाए, तो 1001 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था हिंदू शाही राजवंश जयपाल के ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया। 1012 में इसने थानेश्वर, जो हरियाणा में है, वहाँ पर आक्रमण किया। 1018 ईस्वी में इसने मथुरा पर किया और 1026 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था, जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। और जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो अल-बरूनी भी महमूद गजनबी के साथ वहाँ मंदिर पर गया हुआ था। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और महमूद गजनबी के साथ ही अल-बरूनी जो इतिहासकार था वो भारत आया था। तो महमूद गजनबी के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए जो है बहुत है और आपको इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अल-बरूनी की बात कर लेते हैं।
तो महमूद गजनबी के साथ यह भारत आया था। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था, तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी जो अरबी भाषा में थी। एक बात याद रखिएगा कि किताबुल-ए-हिंद और तहकीक-ए-हिंद कोई अलग अलग दो बुक नहीं है, ये एक ही बुक है और एक ही बुक के दो नाम है। इसका मतलब, इसका हिंदी का अर्थ होता है भारत की खोज, तहकीक का मतलब ही होता है खोज करना, तो भारत की खोज करना इस पुस्तक का अर्थ है, ये बात याद रखना। और ये पुस्तक अल-बरूनी ने भारत के बारे में लिखा था। इस पुस्तक से हमें भारत की भूगोल, गणित, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। एक क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको अगर हम अपने एग्जाम के अंतिम समय में देख के जाएंगे तो हमसे कभी गलत नहीं होगा और यहाँ के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा के आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देना, जिससे आपकी गलती वहाँ एग्जाम में ना होने पाए, ठीक है। 1888 ईस्वी में एक जर्मन विद्वान थे, उनका नाम था एडवर्ड साचो। इन्होंने तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसने किया था, तो ये बात आपको याद रखना है कि तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, ठीक है। और रजनीकांत नामक जो थे, हमारे देश के रजनीकांत नामक इतिहासकार थे, इन्होंने हिंदी भाषा में तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद किया है, ये याद रखना। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। और अल-बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वाजा में हुआ था, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनेगा, ये अपने आप में क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो जितने पॉइंट हैं सब में क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसीलिए इनको देखना अच्छे से जरूरी है। अब हम लोग महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी की बात करेंगे और मोहम्मद गौरी का भारत पर कौन कौन सा आक्रमण हुआ है और पहला आक्रमण कौन था। तो मोहम्मद गौरी भी तुर्क था, महमूद गजनबी की तरह ये भी तुर्क था और तुर्की मुसलमान था। और महमूद गजनबी के बाद जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो इसने पहला आक्रमण कब किया था, 1175 ईस्वी में किया था। और कहाँ, मुल्तान पर। तो आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कहाँ हुआ था, मुल्तान पर हुआ था। कब हुआ था, तो 1175 ईस्वी में हुआ था, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद जो गौरी था 1178 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी तक इसने भारत पर कई आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए, जिसमें 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं। और अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की इसमें पराजय हुई और इसने भारत पर सल्तनत काल की स्थापना कर दी। तो तराइन के द्वितीय युद्ध से ही हमारे देश पर मुस्लिम सल्तनत राज्य की स्थापना हुई है। तो ये बहुत निर्णायक युद्ध है, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ मोहम्मद गौरी के सारे युद्ध को देख सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी का याद रखना 1178 ईस्वी में पहला आक्रमण गुजरात पर हुआ था और उस युद्ध में भीम राज द्वितीय के साथ हुआ था और परिणाम क्या निकला कि मूल राज भीम द्वितीय विजयी हुआ था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी की भारत में ये पहली पराजय थी गुजरात में, और हराया किसने था, मूल राज या भीम द्वितीय ने हराया था किसको, मोहम्मद गौरी को, ये बात याद रखना। इसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की ये दूसरी पराजय थी, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, यह निर्णायक युद्ध था, 1192 ईस्वी में हुआ और पृथ्वीराज चौहान इसमें युद्ध हार गए और गौरी की विजय हुई और इसी युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना कर दी गई। फिर चंदावर का युद्ध होता है, जो है 1094 ईस्वी में, और जयचंद को पराजित किया। जयचंद कहाँ के राजा थे, कन्नौज के, उनको पराजित किया और गौरी की विजय हुई थी। तो दोनों युद्ध जो है ये गौरी ने जीता और भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना को और सुदृढ़ बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं, इन सब के युद्ध को याद रखना। कभी कभी इन युद्ध को क्रम के अनुसार आपसे पूछा जाता है और किसको हराया गया ये भी पूछा जाता है, तो हमें इसको अच्छे से देखना है। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो होती है वो 1206 से 1526 तक
के काल को हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं भारत के इतिहास में। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक था, तो 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश था। इसे हम दास वंश भी कहते हैं, इसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश की शुरुआत जो होती है वो 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश ने भारत पर शासन किया है। तो ये क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब से कब तक। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं क्योंकि एक दूसरे के दास या गुलाम थे। इन्हें हम ममलूक वंश भी कहते हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि सब अलग अलग संतानों थे, किसी के एक दूसरे के संतान नहीं थे, सब अलग अलग से थे। पहला आता है मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी था और जो भारत में उसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया है और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था अगर पूछा जाए तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम और सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की मृत्यु के बाद भारत के प्रशासन का प्रमुख बनाया गया। फिर आगे कुतुबुद्दीन ऐबक से ही गुलाम वंश का प्रारंभ होता है, ये भी आपको याद रखना। तो सारे फैक्ट के रूप में हम आपको एक एक चीज बताते जा रहे हैं। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया है। अगर आपसे पूछा जाए तो बताना है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, सिपह सालार के पद पर ही था और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई और वहीं से शासन को चलाता था। तो दिल्ली तक शासन चलाता था, लेकिन ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाई थी, ना कि दिल्ली को। इसे लाखों में दान करने के कारण लाख बख्श कहा जाता था और इसे कुरान खां भी कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखना लाख बख्श, और पूछा जाता है कि लाख बख्श और कुरान खां जैसी उपाधियां किसने धारण किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अपने गुरु, याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी जो दिल्ली में स्थित है। आप ये मैप देख सकते हैं, ये 5 मंजिला इमारत है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। केवल नींव रखा था, पूरा नहीं करा पाया था, पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। दिल्ली में इसने कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इसे हम भारत की पहली मस्जिद मानते हैं। यह भी याद रखना कि पूछा जाएगा कि भारत की पहली मस्जिद कौन है, तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद है, यह भी याद रखना। और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। एक बात याद रखना, अगर आपसे यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन बनेगा। पहला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो ये अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, तो एक मस्जिद है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, ये भी याद रखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा वहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको तोड़ करके तब 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ये 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये याद रखना एक मस्जिद है और अजमेर में स्थित है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 3 चीजों से जुड़ा हुआ है, 3 स्थापत्य कला से। पहला है कुतुब मीनार से, दूसरा है कुबत उल इस्लाम मस्जिद से और तीसरा 2.5 दिन के झोपड़ा से। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो जब खेलते हैं तो पोलो घोड़े पर बैठ के होता है, जिससे हॉकी खेलते हैं तो हॉकी की स्टिक होती है लेकिन घोड़े पर बैठ के खेलते हैं। आप ये मैप देख सकते हैं। ठीक है, तो चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई लाहौर में ही, और लाहौर में ही उसको दफना दिया गया। तो पूछा जाएगा कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मकबरा कहाँ है, तो आप बताओगे लाहौर में है। ठीक है, और ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसे इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया और दिल्ली का सुल्तान बना। तो याद रखिएगा ऐबक के बाद अगर पूछा जाए कि ऐबक के बाद सुल्तान कौन बना था, तो आराम शाह बने थे और आराम शाह को पराजित किया, उनकी हत्या करके इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश कौन था, ये इल्बरी तुर्क था। वहाँ तुर्कों में कई नस्ल होती थी, तो इल्तुतमिश जो था वो इल्बरी तुर्क था और 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा।
इसके इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य की स्वामिनी, इसे हम साम्राज्य की स्वामिनी कहते हैं। इसके पिता का नाम था इलाम खां, ठीक है। और यह कौन था? तो याद रखना, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बाद में उसका दामाद भी बन गया। उसने जो है ऐबक की पुत्री से शादी कर लिया। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये बात याद रखना। कैसे गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो गौरी था, गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो गुलामों का गुलाम हुआ ना, गुलाम का गुलाम, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम इसी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली पर पहली बार इसने दिल्ली को राजधानी बनाई और साथ में तुर्की राज्य की शासन व्यवस्था दिल्ली से चलाना शुरू किया। ऐबक की मृत्यु के समय याद रखना, ये कौन था, ये कहाँ था? तो बदायूं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय इल्तुतमिश किस पद पे था? तो वो बदायूं में गवर्नर के पद पे था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। तो पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत में पहली बार दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे है दिल्ली सल्तनत पहला शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया। अभी तक किसी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, तो दिल्ली का यह पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि भी धारण किया है, ठीक है। आगे आते हैं इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य। इल्तुतमिश का प्रमुख काम क्या है? कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, ठीक है। तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। 4 मंजिला इमारत थी, आप ये मैप पे देख सकते हैं। ये 4 मंजिला इमारत थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथी मंजिल पर बिजली गिरने से टूट गई, तो उसकी मरम्मत करके 5वीं मंजिल को जोड़ दिया। तो कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिला है, आप ये मैप पे देख सकते हैं। तो 5 मंजिला में 5वीं जो मंजिल है सबसे ऊपर वाली, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। 4 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया था और नींव ऐबक ने रखा था। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार से 3 शासकों के नाम जुड़े हुए हैं, ऐबक, इल्तुतमिश और साथ में फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इल्तुतमिश जो है ने फौजी सुल्तानी का निर्माण करवाया। दिल्ली में एक मकबरा है ये। इसने सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में, क्योंकि इसका बेटा मर गया था। यह भारत का प्रथम मकबरा है। तो पहली मस्जिद कुबल इस्लाम मस्जिद, और भारत का पहला मकबरा कौन है? तो नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है जो दिल्ली में है। ये भारत का पहला मकबरा माना जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। जो गुंबद बनती है, आप ये मैप देख सकते हैं, जो मस्जिद के ऊपर गुंबद दिख रही है आपको, ये गुंबद जो है का निर्माण पहली बार इल्तुतमिश ने कराया था। इसीलिए इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता या अक्ता प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें सैनिकों और गैर सैनिकों को नगद वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। तो वेतन नहीं मिलता था, वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसी को इक्ता या अक्ता कहते हैं। इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसने 40 मुख्य सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता है। तो 40 सरदारों का जो ग्रुप बनाया था उसे हम चालीसा कहते हैं, या उसे हम तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इसका समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। इसने शाही टकसाल की स्थापना की और चांदी का टका है, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा की इसने शुरुआत कर दी। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया जो 1236 में बना, और ये जो है ये अल्पायु था। और इसकी मृत्यु के बाद तुरंत रजिया सुल्तान बनी, और रजिया सुल्तान का कार्यकाल याद रखना 1236 से 1240। पहली बार उत्तराधिकार के मामले में दिल्ली के नागरिकों ने हस्तक्षेप किया और दिल्ली के नागरिकों के कहने पर रजिया सुल्तान बनी थी, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत की प्रथम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान जो है बिल्कुल पुरुषों जैसा कपड़ा पहन करके और ये जो है दरबार में आने लगी, और जो है इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, ठीक है। बिल्कुल जो है पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा जिसे हम कोट कहते थे, और कुलाह जिसे हम टोपी पहन कहते थे उस समय, तो धारण करके और ये आने लगी। और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था, ठीक है। एक मजेदार कहानी बता देता हूँ आपको, याद रहेगा। अल्तुनिया जो था ये घोड़े की देख रेख करता था पहले, ठीक है।
और रजिया का कद छोटा था, तो अल्तुनिया उसको घोड़े पर बैठाता था, ठीक है, ऐसा अपना पैर रख, अपना हाथ लगाता था और उसी हाथ पर रजिया अपना पैर रखती थी और उछाल देता था और जाके घोड़े पर रजिया बैठ जाती थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर लिया, ठीक है। तो ये बात याद रखना, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था और 1240 में जो है कैथल के डाकुओं के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। कैथल हरियाणा में है, उसकी हत्या कर दी गई दोनों की। और जब रजिया मर गई तो उसके बाद बहराम शाह 1240 से 1242 तक दिल्ली का सुल्तान बना। बहराम शाह ने एक केवल काम किया, वो बात याद रखना, इसने नायब ए मामलिकात का पद बनाया था, अर्थात नायब के पद की शुरुआत बहराम शाह ने की थी। और बहराम शाह को हटा करके फिर सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बने और फिर नसीरुद्दीन महमूद बने। और नसीरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया। गयासुद्दीन बलबन ने, बलबन कौन था? यह इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है, तो इसे भी गुलामों को गुलाम कह सकते हैं। तो 1266 से लेकर के 1286 तक शासन किसने किया? बलबन ने किया। बलबन के बारे में चीज बता देता हूँ। बलबन ने अपने महल में हंसी पर रोक लगा दी थी, सरदारों की कुर्सियां सारी हटा दी गई, केवल स्वयं कुर्सी पर बैठता था और कहता था कि कोई भी राजा हंसेगा नहीं, कोई भी राजा अगर हंसता है तो समझ लो कि वो जो है आप राजत्व के सिद्धांत को पालन नहीं करते हैं। इसका कहना था कि अल्लाह ने हमें चुना है सुल्तान के पद के लिए, इसलिए सुल्तान का पद जो है गरिमा का पद है और उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता है, ये बलबन कहता था। आगे है, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को अलूक खां की उपाधि दी, नायब ए मामलिकात का पद भी दिया था। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि अगर राज्य पर कोई जो है, अगर वो आती है, आपदा आती है, तो हम रक्त और लौह की नीति का पालन करेंगे। तो रक्त और लौह की नीति का पालन करने वाला कौन था? पहला सुल्तान बलबन था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। उसने राजत्व को निबायत खुदाई ईश्वर का प्रदत्त और सुल्तान को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया बताया। वो कहता था कि सबको अल्लाह ने नहीं चुना है सुल्तान के लिए, हमें चुना है, इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है। इसने जो है तुर्कान ए चहलगानी का विनाश कर दिया। तो तुर्कान ए चहलगानी जिसे चालीसा कहते हैं, उसको समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। और सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन कहता था कि अगर सुल्तान की प्रतिष्ठा में जरा भी कमी आएगी तो मैं अपने सक संबंधियों का भी खून बहाने से पीछे नहीं हटूंगा। तो रक्त और लौह की नीति पहली बार किसने अपनाई थी? बलबन ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसी नीति को अपनाया था। इसने क्या किया? ईरानी परंपरा थी सिजदा और पाबोस को अपनाया और नौरोज त्योहार को मनाने की शुरुआत किया, ठीक है। इसने जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की और इसने एक गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। तो इसने गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत कर दिया, ये याद रखना। और इसने एक सैन्य विभाग बनाया था, दीवाने अर्ज, ये बलबन ने बनाया था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में और आगे भविष्य में भी पूछा जा सकता है। तो सैन्य विभाग का नाम था दीवाने अर्ज, ये बलबन ने बनाया था, ठीक है। इसके बाद है, इसके दरबार में फारसी के विद्वान अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे, ठीक है। और बलबन की मृत्यु के बाद कैकुवाद सुल्तान बना और कैकुवाद के बाद जो है कैकुवाद गुलाम वंश का ये अंतिम शासक था, ठीक है। और इसके बाद जो है आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश शासन कब तक किया है? तो 1290 से 1320 तक, सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया था। सबसे पहले आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 तक शासन थे। इन्होंने जो है कैखुसरो और कैकुवाद की हत्या कर दी और दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। और जलालुद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने यह घोषित किया था कि सत्ता का आधार शक्तियों की इच्छा होनी चाहिए, शासितों की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। और यह कहता था जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना हमारी आदत नहीं है। शासक बनने के बाद भी यह बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठा था, ये भी याद रखना। और इसने राजधानी दिल्ली के पास किलो खरी को बसाया था, ये भी याद रखना, ठीक है।
और इसके बारे में बात और बता देते हैं कि इसने जो है मंगोलों को भारत में स्थापित किया था, मंगोलों से समझौता कर लिया था। तो जो मंगोल भारत आए तो उनको दिल्ली में बसाया गया और उसी दिल्ली के क्षेत्र को मंगोलपुरी कहते हैं, दिल्ली मंगोलपुरी है। और याद रखना उन्हीं मंगोलों को भारत में नवीन मुसलमान कहा जाता है, ये भी याद रखना। और ये किसके समय में आए थे? तो फिरोज शाह खिलजी के समय में आए थे। नेक्स्ट है आपका राजधानी दिल्ली के पास इसने जो है किलोखरी नामक एक किला बनवाया। इसने एक नया विभाग बनाया था, दीवाने वाकूफ आय व्यय के कागजात की देखरेख करने के लिए इसने ये डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। आगे उसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। इसने 1296 में कड़ा मणिकपुर में उसकी हत्या कर दी और हत्या करके सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक शासक बनने से पहले यह कड़ा का गवर्नर था। कड़ा आज उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, ये बात याद रखना, ठीक है। तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, इसने कहा राज्य पहले है धर्म बाद में है, ठीक है। इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली, सिकंदर द्वितीय की उपाधि लिया, क्योंकि ये भी चाहता था कि हम भी सिकंदर की तरह विश्व विजय करें। लेकिन इसके एक दोस्त थे तो उसने इसको दिल्ली कोतवाल थी ने उसको समझाया, तो उसके कहने पर इसने जो है विश्व विजय का सपना तो त्याग दिया, लेकिन सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने धारण किया था। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी और उसको पराजित भी किया था। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन, घोड़े और घोड़ों को दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा शुरू की। तो सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन ने। घोड़ों को दागने का मतलब होता है गरम निशान से गरम करके किसी निशान को लगा देना उनके पीठ पर, उसको कहते थे घोड़ों को दागना। और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था कि वो काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, कैसे? क्योंकि उसमें पासपोर्ट फोटो होता नहीं था, तो इसीलिए जो है सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, क्योंकि जिससे सेना के में लोग भ्रष्टाचार ना कर सकें। इसके अलावा गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर 1000 दीवानी को प्राप्त किया, जिसे दक्षिण का विजेता बनाया था, उसने भेजा था, ठीक है। तो मलिक काफूर कौन था? ये उसका मुख्य सेनापति था, जिसे 1000 दीवानी कहते थे। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, सभी वस्तुओं के दाम तय किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से निर्माण काम करवाए थे? इसने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था, आप ये मैप दे सकते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण याद रखना इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ये अलाई दरवाजा है कहाँ? कुतुब मीनार के बगल में है। इसने सीरी का किला बनवाया था दिल्ली में। हौज एक खास दिल्ली में बनवाया है। 1000 खंभा महल निर्माण कराया है दिल्ली में। तो इन सब वास्तुकला का निर्माण किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय का राजस्व कैसा था? तो इसने जो है प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई और कर वसूलना प्रारंभ किया और उपज का 50% भूमि कर के रूप में वसूला। तो भूमि कर को खराज कहते थे, तो 50% इसने भूमि कर की वसूली किया, ये भी याद रखना। प्रमुख कर कौन कौन से थे? जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जो था वो जजिया था, क्योंकि जो गैर मुसलमान थे उनसे जो कर लेते थे उनकी सुरक्षा के बदले लेते थे। लेकिन जजिया कर हिंदुओं में कौन देता था? जिनके पास आय होती थी, जैसे साधु, संत, विकलांग, महिलाएं, ठीक है, ये लोग जजिया कर नहीं देते थे, ठीक है। ब्राह्मण भी जजिया कर नहीं देते थे। जकात क्या होता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तो याद रखना, याद कैसे करना है इसको? जा से जजिया और जा से जकात, और दोनों कैसा कर है? दोनों धार्मिक कर है, ठीक है। एक हिंदुओं से और एक मुसलमानों से। खुम्स क्या है? तो खुम्स एक युद्ध में लूटा गया धन होता था। जब सेना कहीं युद्ध लड़ने जाती थी तो राज्य को लूटती थी, तो धन जो लूटा जाता था उस लूटे हुए धन का जो है कुछ हिस्सा सुल्तान रखता था और कुछ हिस्सा सैनिकों के पास होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्टा कर दिया, 4/5 भाग अपने पास रखा और 1/5 भाग किसको दिया? सैनिकों को दिया। तो इन दोनों लोगों ने अधिक धन की मांग की थी, अधिक धन लूटा था। खुम्स उसी को कहते हैं। खराज क्या है? गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला कर था, भूमि कर खराज होता था, ठीक है।
अलाउद्दीन ने घरी और चराई दो नवीन कर लगाए थे। घरी मतलब होता है मकान कर, हाउस टैक्स कहते हैं इसको, और चराई कर होता था कि जो पशु चारागाह में घास चरते थे और वो दूध देंगे तो वो कर देना पड़ेगा उन्हें, तो उसी को चराई और घरी कर कहा गया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में ही कवि के रूप में थे, ये भी याद रखना। तो बलबन के समय भी थे और इनके समय में थे। और अमीर खुसरो 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ये भी याद रखना। अलाउद्दीन के सैन्य अभियान कौन कौन से थे? तो पहले इसने गुजरात विजय किया, फिर रणथंभौर विजय किया, फिर चित्तौड़ विजय किया, और चित्तौड़ विजय के बाद इसने मालवा अभियान किया, देवगिरी अभियान किया, वारंगल तेलंगाना में है उसको भी जीता, और मदुरा अभियान किया था। इतने अभियान उसने किए थे, तो आप क्रम भी आपको याद रखना है। तेलंगाना अभियान के समय वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को मलिक काफूर ने पराजित किया और कोहिनूर हीरा यहीं से प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया गया। तो पूछा जाएगा कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? तो तेलंगाना की खान से, और प्रताप रुद्र देव ने ही मलिक काफूर को दिया था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन से थे, ये पूछा जाता है। तो वरीद ए मंडी ये बाजार निरीक्षक होता था। सहना ए मंडी ये बाजार अधीक्षक होता था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होता था। दीवान ए वरीद गुप्तचर होता था। और इसी के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी बाजार पर नियंत्रण रखता था कि कोई बेईमानी ना कर सके। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन के बाद आता है मुबारक खिलजी, और मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया करता है। ठीक है। तो यह बात याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आता है? तो ये मुबारक खिलजी। यह कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहन के चला आता था दरबार में। ठीक है। और दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो वह है मुबारक खिलजी है। ठीक है। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1412 तक शासन किया है। तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन तुगलक वंश ने ही किया है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन किया। यह तुगलक वंश का संस्थापक था और इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी, ये भी याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका औलिया के साथ निजामुद्दीन औलिया के ये समकालीन थे और निजामुद्दीन औलिया से इनका विवाद था। और एक कहानी आपको बता देता हूँ, आप याद रखना। निजामुद्दीन औलिया किसी सुल्तान के घर नहीं जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इससे जाने की को जिद किया था, जिसने कहा था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था अगर औलिया हमसे नहीं मिलेंगे तो ज़बरदस्ती मैं उनके घर में घुस जाऊंगा। तो औलिया ने कहा था कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान आएगा तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा, लेकिन मिलूंगा नहीं। गयासुद्दीन तुगलक भी इससे मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिले। तो गयासुद्दीन जब तुगलक बंगाल विजय के लिए जाने लगे तो निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी किया था कि सुल्तान जाएंगे और युद्ध हार जाएंगे, वहीं पर मर जाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। उल्टा क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक युद्ध जीत गया, और जब युद्ध जीत गया तो गुस्से में आकर गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र लिखा और कहा, हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली छोड़ देना, नहीं तो तुमको फांसी पे लटका दूंगा क्योंकि तुमने गलत भविष्यवाणी किया है। तब निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को पत्र लिखा और कहा, अभी दिल्ली दूर है, तुम पहले दिल्ली पहुंचो। तो दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले दिल्ली का सुल्तान किसने करा था? गयासुद्दीन तुगलक। भारत में पहली बार नहर निर्माण का काम कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का यह पहला सुल्तान था, ये याद रखना। बंगाल अभियान से लौटते समय जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। ठीक है। निर्मित लकड़ी के महल से दब करके इसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक मिले हुए थे, जिन्होंने मिल करके इनकी हत्या कर दी। ठीक है। अब हत्या करने के बाद जौना खां जो है, याद रखिएगा, जौना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली के
का सुल्तान था, ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था और मोहम्मद बिन तुगलक का ही शासनकाल पूरे भारत का सबसे बड़ा शासनकाल था, क्षेत्र था, ये बात याद रखना। इसको उलूग खां या जौना खां भी कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठ गया। विभिन्न विद्वानों ने इसे स्वयंशील या पागल या रक्त पिपासु की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये बात याद रखना। यह जैन धर्माचारी जिन प्रभु सूरी इसी के संरक्षण में आए थे, जैन धर्म के आचार्य थे और इनके दरबार में रहते थे। इसका प्रमुख काम क्या क्या था? दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब की बात कहाँ की हो रही है? तो गंगा और यमुना, गंगा यमुना के क्षेत्र में इसने कर वृद्धि किया था। तो गंगा यमुना के क्षेत्र को दोआब कहते थे, तो वही दोआब में इसने जो है कर वृद्धि किया था और ये योजना असफल हो गई थी। इसके बाद इसने राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया, ये भी इसकी योजना असफल हो गई। इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, तो कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार था। सांकेतिक मुद्रा का मतलब यह था कि सोने चांदी और तांबे के सिक्के एक बराबर मूल्य के होंगे। तो लोगों ने क्या किया, सोना और चांदी दबा दिया, जिससे मार्केट से सोना चांदी गायब हो गया और जो है ये भी योजना असफल हुई। खुरासान अभियान किया था। खुरासान कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में है। ये अभियान किया, इसने सैनिकों को नगद वेतन दे दिया, लेकिन जब वहाँ पे युद्ध करने की शुरुआत हुई तो बर्फ़ गिर गई, योजना असफल हो गई। और कराचिल है जो आज हिमाचल प्रदेश का कांडला है, उसी को कराचिल कहते थे। तो कराचिल अभियान भी असफल हुआ, क्योंकि जो है वहाँ पे बर्फ़ गिर गई और सैनिकों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको ज्योग्राफी नहीं आती थी। ठीक है, उसको भूगोल का ज्ञान नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता मोरक्को का निवासी आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बना करके चीन भेजा था और इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत की विवरण के बारे में जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी बनाया था, ये भी याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य दिल्ली के सल्तनत में सबसे बड़ा था, ये पॉइंट याद रखना। और मोहम्मद बिन तुगलक समय में सबसे अधिक विद्रोह भी हुए थे, ये भी याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विद्रोह का परिणाम था कि दक्षिण के 2 राज्य स्वतंत्र हो गए। पहला था विजयनगर और बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य और विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। तो सबसे अधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए हैं, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में हुई थी, ये आज पाकिस्तान में है, 1351 ईस्वी में। और उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई सुल्तान बनता है फिरोज शाह तुगलक, चचेरा भाई था, दोनों बहुत प्रेम था। 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक बनता है और फिरोज शाह तुगलक और उन दोनों में बहुत ज़्यादा लगाव था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1391 में सुल्तान बना और इसने कौन कौन से नगरों की स्थापना की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा की, फतेहाबाद की, फिरोजाबाद की, जौनपुर की। और जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ये जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने जौनपुर नामक नगर की स्थापना की थी, ये भी बात याद रखना। ठीक है, इसके और प्रमुख काम क्या है? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, बनारस और मथुरा के ब्राह्मणों पर, उज्जैन के ब्राह्मणों पर लगाया था। इसलिए इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, जिसे आज हम PWD कहते हैं। ठीक है, इसने सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। सिंचाई कर को क्या कहते थे? हब ए सर्व कहा जाता था किसे? सिंचाई कर को। यह पहले कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अशोक के 2 स्तंभों को टोपरा और मेरठ से दिल्ली भी लाया था, ये भी याद रखना। तो ये दोनों वहाँ पर झुक के गिर गए थे, तो उठा करके उनको दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में इसने लगवा दिया, जो आज यहीं पर है। इसने जो है एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी, लोगों की मदद करने के लिए। उसे कहते थे दारुल सफ़ा कहते थे खैराती अस्पताल को, जहाँ में फ्री में लोगों का इलाज किया जाता था। यही सब काम करने के कारण उसे जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। इसके अलावा ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ जो को इसने संरक्षण दिया था, ये सारे विद्वान इसी दरबार में रहते थे। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुहात ए फिरोज शाही। तो अपनी आत्मकथा लिखने वाला भी
फिरोज शाह तुगलक था। इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक नगर की स्थापना की और किले की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आया और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद रखना। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, ये भी याद रखना। ठीक है। इसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? तो तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था और उसमें नसीरुद्दीन जो है महमूद सुल्तान था दिल्ली का, ये भी याद रखना। ठीक है। इसके बाद आता है सैयद वंश, ये भी याद रखना। जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनका भी वो भी इसी वंश से थे, उनका भी वंश सैयद वंश ही था। तो इस्लाम धर्म में सैयद वंश बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी और इसने रैयत ए आला की उपाधि ली थी, सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बना और इसने जो है याहिमा बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था, जो एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सैयद वंश का बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं है और सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मुबारक शाह ने यमुना के तट पर मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी दिल्ली में और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। तो ये वंश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। पहला है बहलोल लोधी और बहलोल लोधी यह लोधी वंश का संस्थापक था और यह पहला अफगान राज्य की स्थापना किया। अभी तक चाहे गुलाम हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तुगलक हो, चाहे सैयद हो, सब तुर्की मुसलमान थे, लेकिन लोधी लोग अफगानी मुसलमान थे, ये बात याद रखना। तो पहली बार अफगानी राज्य की स्थापना लोधियों ने किया था, बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी ने पहली बार जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, ये भी बात याद रखना। ठीक है। और इसने समानता के आधार पर शासन व्यवस्था को चलाया। तो समानता के आधार पर जानते हो क्या होता है? बहलोल लोधी ने क्या किया, दरबार से सारे कुर्सी मेज सब हटवा दिया और दरबार में एक दरी बिछाया और दरी पे अपना भी बैठता था और सारे सरदार भी बैठते थे। तो राजा और उसने अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं किया और कहा कि हम मिल करके शासन चलाएंगे। तो उसी को कहा गया समानता के आधार पर शासन चलाना। इसके बाद सिकंदर लोधी सुल्तान बनता है और सिकंदर लोधी ने जो है सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया था। और इसके प्रमुख काम कौन से हैं? तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना इसने किया था, ये बात याद रखना। और इसने जो है वहाँ बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। वही बादलगढ़ का किला है जो बड़ा आकार में अकबर ने लाल किला बनवाया है आगरा में। इसने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी की स्थापना की थी, जो भूमि माप की जाती थी, ये भी याद रखना। सिकंदर लोधी गुरलुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसने आयुर्वेदिक ग्रंथों का फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया था फारसी भाषा में। किसका? आयुर्वेदिक ग्रंथों का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यह धार्मिक मामलों में कट्टर था। इसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था। और यह भी याद रखना कि इसने जो है हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी ने ही बनारस जाकर के कबीर को दंडित भी किया था। कबीर को 100 कोड़ा मारने का आदेश दिया था। किसने? सिकंदर लोधी ने। दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था, ये भी बात याद रखना। ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई 1517 में। फिर इब्राहिम लोधी सुल्तान बनता है। 1518 में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में घटौली का युद्ध होता था और इसमें इब्राहिम लोधी की पराजय होती है। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया और दिल्ली पर मुगल सत्ता की स्थापना कर दी। तो याद रखना। और याद रखना, युद्ध के मैदान में मरने वाला यह पहला सुल्तान था इब्राहिम लोधी। अभी तक कोई भी युद्ध के मैदान में नहीं मरा था। एक दूसरे की हत्या महल के अंदर की गई थी, लेकिन पहली बार जो है मारा को ये जो है युद्ध में कौन मरा था मैदान में, तो है आपका याद रखना कौन, तो ये आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो सुल्तान सर्वोच्च पद पे रहता था। ये खलीफा के अधीन सर्वोच्च पद सुल्तान का होता था। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवान वकूफ बे कागजात की देखभाल नामक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। तो कौन से विभाग की स्थापना किसने किया है, ये याद रखना।
दीवान रियासत मापतोल का निरीक्षक अलाउद्दीन ने स्थापित किया था। दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए बंदगान दासों का विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था और सबसे अधिक दास फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में थे, 1,80,000 उनके। तो पूछा जाएगा दीवानों का विभाग का नाम क्या था? दीवान ए बंदगान। वजीर जो होता था ये उसमें प्रधानमंत्री होता था, उसके कार्यालय को दीवान ए बिजारत कहते थे। एक होता था दबीर ए मुआमलिक या पत्राचार को देखता था, जिसे दीवान ए इंसा कहते थे। दीवान ए कजा न्यायाधीश होता था, जिसे हम काजी ए कुजात कहते थे। सदर उल सुदूर ये धर्म का मामला देखता था और विदेशी मामला को देखने वाला अधिकारी का नाम था दीवान ए रसालत। और शाही कारखाना को देखने वाले को दीवान ए वायुतात कहा जाता था। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये सब विभागों की स्थापना भी हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले याद रखना प्रांत होता था, प्रांत को इक्ता कहते थे और प्रांतों का विभाजन सिख में हुआ था। तो जिला को सिख कहा जाता था और जिले का सिख का प्रधान सिखदार होता था। सिखों का विभाजन परगना में था और परगना का विभाजन गांव में था, ठीक है। और परगने का मुख्य अधिकारी कौन होता था? आमिल, जो प्रशासन देखता था, मुंसिफ राजस्व देखता था और एक चौधरी होता था। और ग्राम का प्रधान का पटवारी लेखाकार होता था, जिसे आज हम लेखपाल कहते हैं। और खूत या मुकद्दम मुखिया होते थे, यानी खुद मुकद्दम को प्रधान कहा जाता था। और खालसा भूमि केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। तो याद रखना उस समय शासन व्यवस्था में सबसे पहले प्रांत इक्ता होता था, फिर सिख जिला, फिर परगना और फिर गांव होता था। और सबके प्रमुख अधिकारियों के बारे में भी बता दिया गया है। तो वली या मुक्ति या इक्तादार इसका प्रमुख होता था, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, इक्ता का प्रमुख वली, मुक्ति या इक्तादार, सिख का सिखदार, परगना का आमिल और गांव का मुकद्दम या मुखिया, ठीक है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। दीवान आरिज विभाग की स्थापना, सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। ख्वाजा इक्तादारों पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को ख्वाजा कहते थे, इसकी नियुक्ति बलबन ने किया था। खालसा भूमि का प्रभारी अधिकारी शाहना होता था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया, खलीफा घोषित किया था। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने और शेरशाह और अकबर ने भी इसको अपनाया। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया था। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछेगा। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं मैंने सब रिवीजन करा दिया है, आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।